नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा की लिखी कहानी दर्पण। वैसे तो हम रोज आईना देखते हैं, पर जीवन की कई सच्चाइयों को जानबूझकर देखने से कतराते रहते हैं। पर कभी कभी ऐसी क्रूर परिस्थितियां आ जाती हैं जब जीवन हमें हकीकत से रूबरू कराने में कोई लिहाज नहीं करता। ऐसी परिस्थिति या तो हमें तोड़ देती हैं या सच को स्वीकार करके मजबूत बनाती हैं। डॉक्टर संगीता झा की इस कहानी में एक बुजुर्ग महिला जीवन के ऐसे ही दोराहे पर खड़ी है। तो आइए सुनते हैं कहानी। मोरा मन दर्पण कहलाए। गाना बार बार जहन में आ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका चेहरा बता देता है कि मन क्या चाहता है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई आईना ना दिखाए। मेरी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया और मैंने न केवल आईने में खुद को देखा बल्कि खुद से जुड़े रिश्तों को भी आईना दिखा दिया। कुछ दिनों पहले एक सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद हमारा पूरा +60 वाला गैंग पार्क में घास में बैठा सुस्ता रहा था कि एक बच्चा जिसने टोपी पहन रखी थी। आजकल देश में इतना ज्यादा धर्म का ध्रुवीकरण हो गया है कि छोटे बच्चे को देख उसके धर्म का पता चल जाता है। बेचारा मुंह से स्कूटर की आवाज निकालता दौड़ा चला रहा था। भर भर भर, हटो हटो, रास्ता दो। अम्मी की दवाई का वक्त हो गया है, दूध लाना है। उसकी अम्मी और टोपी से मैं समझ गई किसी मुस्लिम फैमिली का बच्चा है। रख रखाव और खुद दूध लेने जाना मतलब गरीब तबके का है। ये इशारा कर रहा था। पता नहीं क्यों उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ तो बड़े बड़े समर्थ बेटों को माँ बाप का ख्याल नहीं था और ये पिद्दी सा बच्चा दौड़ा चला जा रहा था। उस दिन सुबह मेरे घर पर जो आलम था वह सुनिए। अरे यार, आप भी ना मेरी जान लेकर रहोगी। अरे मुझे घुटनों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए तुमसे कहती हूँ। कितनी बार कहा है वेट कम करें, एक्सरसाइज किया करें, खाने में कंट्रोल करें। ना, हम तो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बनाएंगे। इतना ज्ञान बघाड़ने की जरूरत नहीं है। तुमसे तुम्हारी ही चाय तो बनाने को कही थी। मैं इतना भी नहीं मर रहा हूँ घर पर चाय पीने के लिए। बाहर जाके पी लूंगा और नाश्ता भी कर लूंगा। और बेटा पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। ये उस दिन सुबह का हम माँ बेटे का वार्तालाप था। पति अपनी बहन की बेटी की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। इससे मैं सुख और शांति की खोज में बाहर घूमने निकल आई थी। अपना गैंग भी मिल गया और काफी सुख दुख हमने आपस में बांटे और सभी के दुख एक ही से थे, मानो हम पंछी एक डाल के। छोटे से टोपी वाले बच्चे ने मन मोह लिया था। सभी गैंग के साथी देर हो रही है कह के चले गए। मैं छोटे मियाँ को दोबारा देखने वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद वो नन्हा फरिश्ता रोता हुआ आया और कहता है, दादी, मेरी 5 रुपए का सिक्का कहीं गिर गया, आपने देखा क्या? दादी शब्द ने ही मुझे झकझोर दिया। अचानक मेरी ममता जाग उठी। हृदय में रक्त का संचार होने लगा। कल ही बड़े बेटे से फोन पर बात हुई। अरे तुम लोग मुझे दादी कब बना रहे हो? आई हेट दिस इंडियन मेंटेलिटी मॉम। इतने दोस्त हैं यहाँ, मेरी दुनिया के सभी कोने से। किसी पर भी ऐसा दबाव नहीं है कि बाप कब बन रहे हो। डिस्कस्टिंग मॉम। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया बेटा, मैं कौन सा दबाव डाल रही हूँ? बेटे, लाइफ आपकी, डिसीजन आपके। मैंने चुप्पी साध ली। अब ये नन्हा फरिश्ता मुझे दादी कह रहा है। बड़ा दर्द सा हुआ कि 5 रुपए में कौन सा और कितना दूध मिलता होगा। मैंने उसे 50 रुपए दिए और कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, दोनों दूध ले आएंगे। ना, आप हिंदू हैं ना? वहाँ कोई हिंदू नहीं आता है, वो केवल मुसलमान को ही दूध देते हैं। मैंने घुटने टेक दिए। ठीक है, जाओ, तुम ही जाओ। हमारी पहली मुलाकात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ।
जहाँ हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं थी। मैं सुबह होते ही जल्दी जल्दी तैयार हो अपने नन्हे फरिश्ते से मिलने को बेचैन रहती, और मियाँ तो यूं दिखाते मानो उन्हें मुझसे कोई सरोकार ही ना हो। कभी कहता, अरे दादी माँ घर जाओ, मेरा सर ना खाओ, अब उनको बहुत काम है। मैं पूछती, क्या काम है? वो कहता, अरे बोला ना, आप हमारा प्रॉब्लम नहीं समझेंगी, अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने का है। मैं पूछती, इतना प्यार करते हो अम्मी को? वो कहता, अरे क्या बातें करते आप भी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती, अम्मी के दूध का कर्ज भी तो है। मन भर आता छोटे मियाँ की बड़ी बड़ी बातें सुनकर। एक दिन पूछ ही लिया, ये पिद्दी इतनी बातें कहाँ से सीखता है? कौन है तेरा उस्ताद? उसने कहा, मेरी अम्मी और बाजू वाली आपा। मैंने पूछा, और अब्बू? उसने कहा, हमारी गली में रहने वालों के अब्बू नहीं होते, सबके केवल अम्मी होती हैं, वो भी बीमार। वो केवल 6-7 साल का, पर उसकी बातें बड़ों बड़ों को मात देती थी। उसका पैसों का हिसाब भी पक्का था। मैं जो कुछ भी घर पर नाश्ते के लिए होता उसके लिए लेकर आती, और अगर वो ना मिलता तो एक जगह जो उसे भी मालूम थी पर रखाती, वो बाद में वहां से उठा लेता। उसके मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी में काफी पॉजिटिव बदलाव आया था। मैं सुबह जल्दी उठती, तरोताजा महसूस करती, और उसके बहाने घर के बाकी सदस्यों का भी नाश्ता तैयार हो जाता। एक दिन बड़ा उदास बैठा था, पूछने पर बताया, अम्मी और आपा को जितना आता था उतना उन्होंने सिखा दिया, मुझे और जानना है, सीखना है। मैंने कहा, अरे स्कूल जाओ, इधर उधर घूमते रहते हो, दाखला लो, स्कूल में सब सीख जाओगे। उसने एक सांस ली और कहा, काश। मैंने कहा, अरे काश क्यों, चलो मैं तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। पता नहीं क्यों उसके प्यारे से चेहरे पर फिर से एक विषाद की रेखा आई और वो चुप हो गया। पहली बार पता चला कि खामोशी भी कितनी वाचाल होती है। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़े देर तक बैठे रहे। हमारी खामोशी ही हमें जोड़े हुए थी। घर वापस आने के बाद भी बच्चा जहन में छाया रहा। अपने घर में मैं एक बेजान वस्तु बन गई थी। पति और छोटा बेटा अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे। किसी के पास भी मेरे लिए समय नहीं था। शाम को मैं घर में खाना बनवा कर रखती या बनाती, दोनों ही ज्यादातर बाहर खाकर आते। उसी बचे हुए खाने को सुबह खूब अच्छी तरह पैक कर नन्ही सी जान के लिए लेकर जाती थी। उसके आंखों की चमक मुझे मजबूर कर देती थी कि मैं उसे गले लगा लूं। एक दिन मैंने पति को बेटे से बोलते सुन लिया, तुम्हारी माँ भी ना मेरे जी का जंजाल बन गई है। मैं दोस्तों के साथ ताश पार्टी और ड्रिंक्स के मजे लेता हूँ और मैडम के फोन आने शुरू हो जाते हैं। बेटे ने कहा, आप भी ना उठाते क्यों हो? मैं तो बाहर जाते ही मॉम का फोन ब्लॉक कर देता हूँ और घर घुसने के जस्ट पहले अनब्लॉक। सीखो, यू हैव टू लर्न। दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक दिन बड़े बेटे से फोन पर कह रहे थे, मैं नहीं यार, तेरी मॉम ओल्ड एज होम के लिए फिट है, मुझे जीने दो। ऐसे कई वार्तालाप मैंने सुने और अनसुने कर दिए, लेकिन आई वांटेड वाली जो फीलिंग थी वो मुझे किसी से नहीं मिल रही थी। वहीं ये नन्हा फरिश्ता बड़ी बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा करता था। रात की बची हुई रोटियां और माइक्रो ओवन में गर्म की सब्जी इस तरह खाता मानो 56 भोग का आनंद उठा रहा हो। एक दिन बेटे ने रात को बाहर से कोई चिकन डिश मंगवाई थी। बचने पर मैंने बड़े सहेज कर फ्रिज में रख दी और दूसरे दिन जब अपने सखा को खिलाया तो उसकी आंखों में चमक और उन आंखों में मेरे प्रति कृतज्ञता के एहसास ने मुझे रुला ही दिया। घर के दोनों दरिंदों यानी पति और बेटे दोनों को ही मेरे इस नन्हे दोस्त से मेरी दोस्ती की भनक भी नहीं थी। मेरे घर वापस आने पर मैंने पाया कि बेटा नौकरानी जे अम्मा पर बरस रहा था कि उसका रात का चिकन कहाँ है। जे अम्मा ने धीरे से जवाब दिया, मेम साहब ले गई होंगी।
कभी कभी टिफिन में लेकर जाती हैं। अक्सर रात का बचा खाना अपने साथ टिफिन में लेकर जाती हैं। जैसे मैं घर पर घुसी, बेटा मुझ पर बरस पड़ा। किससे मिलने जाती हो बाहर? कोई यार बना रखा है क्या? बाहर गुलछर्रे उड़ाती हो, सारा मेरा चिकन लेकर चली गई। मैं तो मानो आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। मैंने भी पहली बार जिंदगी में बिना बेटा बेटा कहे उतनी ही जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। आवाज नीची, बड़ों से बात करने की तमीज रखो। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम अपना आपा खो रहे हो? उस पर तो पागलपन का भूत सवार था। वो गुस्से में फिर चिल्लाने लगा। आपको पता भी है वो चिकन कहां से आया था? ताज कृष्णा के स्पेशल शेफ की स्पेशल रेसिपी थी वो। मैंने बचा कर रखा था कि सुबह नान के साथ खाऊंगा। मैंने बिना आपा खोए धीरे से कहा, अरे कोई बात नहीं, फिर से मंगा लेना। बोलो क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। मेरे वाले एग रोल या मलाई पराठा? वो फिर चिल्लाया, यू स्टूपिड लेडी, मेरे वाले एग रोल? अपने आप को शेफ समझती है, भाड़ में जाओ। ऐसी हरकत फिर की तो। मुझे भी गुस्सा आ गया। तो क्या? तो मतलब मार डालोगे? यही तो शिक्षा दी है मैंने। हम दोनों की तू मैमे में घी डालने पति भी आ गई, और वो भी बेटे की तरफ से ही मुझ पर चिल्लाने लगे। इनको मेरे जैसा समझा है क्या? तुम कुछ भी करती रहो और ये चुप रहें। इन्हें भी तो पता चले इनका बाप क्या क्या सहता है। मैं तो आसमान से नीचे गिर पड़ी। मेरी इतनी सालों की तपस्या का ये नतीजा। इन्होंने तो मुझे आईना ही दिखा दिया। कॉलेज में केमिस्ट्री की टॉपर, और यहाँ स्टूपिड लेडी। कभी तो कोई प्यार के दो बोल बोल लेता। भाई को फोन किया तो वो भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे। यू आर रियली स्टूपिड ओनली। व्हाट वाज द नीड टू डू चैरिटी? बच्चे का खाना गली मोहल्ले के चोरों को खिलाओगी तो कोई भी यही बोलेगा ना। और सुन, हम भी अपनी अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं। हमारे तक ये सारी बातें लाने की जरूरत नहीं है। कोई दिल का दुख सुनने को भी तैयार नहीं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या मेरे दूसरे मित्रों के साथ भी यही घट रहा है? 2-3 दिन बड़ी द्विधा और अनमनेपन में गुजरे। तीसरे दिन मैं अपनी एक प्रोग्रेसिव दोस्त से मिलने गई। मेरी व्यथा सुन उसने कहा, खुलकर जियो और अपने लिए जियो। जिस चीज से खुशी मिलती है वो करो। भाई, पति, बेटा, तीनों पुरुष हैं। जब तक उनकी कठपुतली बनी रहो वो खुश, और खुद को पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाओ, फिर मेरी तरह जिंदगी जियो। मुझे तो मानो जीने का मंत्र मिल गया। दूसरे दिन पड़ोस के बच्चों को बुलाकर अपने केमिस्ट्री के ज्ञान की परीक्षा ली, जो सफल रही। दूसरे ही दिन 10 पेरेंट्स आकर ट्यूशन लेने की जिद करने लगे। मैंने भी पति और बेटों को आईना दिखाने की ठानी, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि इनकम टैक्स और ईडी वालों की नज़रों से बचने के लिए पति ने ये घर मेरे नाम लिया था, यानी मैं इस अट्टालिका की स्वामिनी थी। इसका भरपूर फायदा उठाने की सोची। मैं पति की स्टडी खाली कर उनका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही थी। तभी पति वहां आ गए और शोर मचाने लगे। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये मेरा पर्सनल स्पेस है। मैं भी उतनी ही जोर से चिल्लाई, दिस इज माई हाउस, श्रीमान बीन लिमिट। पति तो आईना देखने को तैयार ही ना थे, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी। मैं तो अपने मन की रानी थी। इरादे पक्के थे। बेटा और पति चुपचाप ऊपर शिफ्ट हो गए। मेरे इरादों ने मेरा समय बदल दिया। मैंने अपने सपने और खुशियां समेट ली। सबसे पहले अपने हमेशा के दोस्त असलम और उसकी अम्मी असफिया को अपने बाहर के कमरे में लेकर चली आई। छोटे मियाँ का पास के स्कूल में दाखला करा दिया। उसकी अम्मी की बीमारी जो लाइलाज थी का इलाज शुरू करवा दिया। मेरी कोचिंग क्लास धड़ल्ले से चलने लगी। मेरी मिसालें दी जाने लगी। मैं बार बार नन्हे फरिश्ते का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने मुझे जीने की एक नई राह दिखाई। ना वो मेरी जिंदगी में आता, ना मुझ में ये विद्रोह जगता, ना मैं अपनी आत्मा की सुन पाती। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।